तो नमस्कार सभी बच्चों को, लेके आए हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चैप्टर का लास्ट पार्ट है। चैप्टर का लास्ट पार्ट का नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीधे सीधे ये कहता है कि अगर कभी किसी भी कंडक्टर में या किसी भी डिवाइस में अगर क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो वहां पर हमेशा क्या डेवलप होगी? हमेशा हीट एनर्जी डेवलप होगी। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। फॉर एग्जांपल, आपका घर पे फैन है, फैन आपका चल रहा है, आपको पता है 1-2 घंटे बाद अगर आप फैन के बेस को टच करके देखोगे तो वो क्या होगा? आपको गर्म मिलेगा। कई चीजें ऐसी होती है ना, टीवी चल रहा है, 3-4 घंटे से टीवी चल रहा है, आप टीवी को अगर टच करके देखते हो तो आपको फील होगा कि वो टीवी क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। रेफ्रिजरेटर भी जो आपका, अगर सारा दिन रेफ्रिजरेटर चलता है, अगर आप उसको जो पीछे जो उसका बैक पैनल होता है उसको हल्का सा टच करके देखो तो वहां पर हमेशा क्या मिलेगा? हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब एक ही है, यही कि अगर किसी कंडक्टर में से क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर हमेशा एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। यानी कि वहां पर हमेशा एक हीट एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। समझ में आई बात? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट मींस दैट व्हेनेवर देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ऑन ए डिवाइस, अगर किसी कंडक्टर या किसी डिवाइस में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, then certain heat energy will get develop in that device। यानी कि अगर किसी सर्किट में या अगर किसी कंडक्टर में, किसी डिवाइस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर जरूर से भी जरूर क्या डेवलप होगी? हीट एनर्जी डेवलप होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए, जो बल्ब में हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, मैं बताता हूं आपको। जो 100 वोल्ट का बल्ब लेते हो, जो पहले हम यूज करते थे बल्ब, ठीक है ना, पहले हम बल्ब यूज करते थे, जो 100 वोल्ट का बल्ब था, 100 वोल्ट का बल्ब को रिप्लेस कर दिया हमने। CFL भी आए थे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप आए थे, ठीक है। CFL को स्टिल रिप्लेस कर दिया किसने? LEDs। आजकल हम क्या यूज करते हैं? LED बल्ब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशन कम है, क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशन भी कम है और इनका हीटिंग इफेक्ट भी कम है। समझ में आई बात? क्योंकि बल्ब, जो आप बल्ब यूज करते थे, पहले वाला जो येलो, जिसकी ब्राइट थोड़ी लाइट होती थी, जो काफी क्या करता था? हीटिंग इफेक्ट दिखाता था, तो वो हमने यूज करना बंद क्यों किया? जो हम पहले बल्ब यूज करते थे वो हमने बल्ब बंद करना बंद क्यों किया? क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा? हीट एनर्जी में, जो हमारे किसी काम की नहीं है। इसीलिए अब हम वो बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहां पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता था? ज्यादा होता था। और अब जो हम LED बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इनकी पावर कितने पावर की होती है? 9 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है। और जो पहले यूज करते थे हम, वो क्या होता था? 100 वोल्ट का होता था। तो इतनी ज्यादा पावर, तो बिल भी ज्यादा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो LED के बहुत सारे फायदे हैं, अभी हमने वो नहीं करना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझ गए कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अगर क्या फ्लो करता है बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा? हीट एनर्जी डेवलप होगी। और वो हीट एनर्जी कितनी डेवलप होगी, ये आपको आज कैलकुलेट करना है। जो हम कैलकुलेट करेंगे हीट एनर्जी कितनी डेवलप होगी, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा H = I²RT। समझ में आई बात? यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो हीट एनर्जी डेवलप होगी वो कितनी होगी? वो होगी I²RT के इक्वल, वेयर I is the current flowing through that electrical device, R is the resistance of that कंडक्टर या जो उस डिवाइस में जो भी हमने एलिमेंट यूज किया उसका रेजिस्टेंस, और T क्या है? टाइम। T यहां पर टेम्परेचर नहीं लेंगे, T क्या है बेटा? स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम, यानी कि कितने टाइम तक वो आपकी जो डिवाइस है वो ऑपरेट हुआ है। तो ये हमें आज प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? H = I²RT। इसी H = I²RT को हम क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे ये H का मतलब क्या है? ये H का मतलब है हीट एनर्जी। क्या है ये? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी हो, उसके SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसलिए यानी कि
इट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी आपको पहले वो मेरे को चीजें बताने की कोशिश कीजिए जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, जिनका असल में हमें रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से वो डिवाइसेस हैं हमारे घर में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, यानी कि जो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगी, हीट एनर्जी। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जो आपका गीजर होता है, क्या होता है, जो गीजर होता है पानी गर्म करने का, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कौन है, और जो आपका क्या होता है, रूम हीटर होता है, क्या होता है, जो आपका रूम हीटर है, जनरली कोई भी हीटर होगा वो भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका हेयर ड्रायर होता है, जो आपके गीले बालों को सुखाने के लिए जो हेयर ड्रायर होता है, वो भी कौन से इफेक्ट पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो आयरन होती है, यानी कि जो प्रेस होती है, पता है ना आयरन क्या होती है, जो प्रेस आप घर में कपड़ों को प्रेस करते हो, आयरन हम उसको बोलते हैं, वो भी किस पे काम करते हैं, हीटिंग। क्योंकि हमें बहुत सारी ये जितने भी डिवाइसेस हैं, हमें ये सभी क्या करते हैं, हमें ये सभी क्या प्रोवाइड करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि दे आर वर्किंग ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर में जो क्या होती हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट पे हमारे घर में कौन कौन सी चीजें हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या रहेगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको बता दिया मैंने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो हीट डेवलप होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द करंट। क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ द करंट। और डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। और किस पे, टाइम फॉर विच द डिवाइस इज ऑपरेटेड। सबसे पहली बात हम प्रूव करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस तरीके से है। मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। या आपको अगर यहां से ऐसे शुरू नहीं करना तो आपको बहुत सिंपल से बता देता हूं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने प्रूव क्या करना है, हीट एनर्जी प्रूव करना है। तो हमें पता होना चाहिए एनर्जी। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको क्योंकि हम ये ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग प्रूव करना आ गया, एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये तो आपको पता है ना। जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, यहां पर जो एनर्जी है वो कौन सी है, हीट एनर्जी। मानते हो, हीट एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। इतना तो पता होगा ना, पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमने पावर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये पढ़ा है ना। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन की भी SI यूनिट जूल है, एनर्जी की भी जूल है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगा, पावर इनटू टाइम। तो वी नो दैट हीट एनर्जी जो हमें निकालनी है वो किसके इक्वल होगी, पावर इनटू टाइम। और पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ V इनटू I। तो ये मैंने किसको लिख दिया, पावर को लिख दिया, ये मैंने पावर को निकाल दिया इनटू टाइम। इतना आया समझ में। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू, पता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। पता है इनटू में I इनटू में T। इतना आया समझ में। I की मल्टीप्लाई I के साथ I स्क्वायर RT। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहां पर मैंने क्या करा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को क्या करा है, डिराइव किया है। ये आपको भी 3 स्टेप्स लगेंगे सिर्फ। We know that energy is equal to power multiplied by time and we already know that power is equal to V into I और time की जगह time according to Ohm's law V किसके इक्वल है, IR की इक्वल है। ये V किसके इक्वल निकाल लिया, IR की इक्वल, I की जगह I आ गया, T की जगह T आ गया। अब 2 times I है, I multiplied by I multiplied by is known as I square RT, यानी कि H is equal to I square RT हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो। करना क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट एनर्जी निकालनी है। तो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। वी नो दैट P इज इक्वल टू V इनटू I और ये T की जगह आ गया T। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R। इस V की जगह क्या लिख दिया, I R। बच गया क्या, I T। I मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर
RT, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? हीट एनर्जी. इट कैन बी रिटन एज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. दिस फॉर्मूला इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. बेटा इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालना. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT लगता है. अब आपको ये बताएंगे, अगर आता है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अगर कभी आता है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, तो आपको कैसे करना है. डिराइव आपको पता चल गया. अगर कभी आता है कि इसकी डेफिनेशन दो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की डेफिनेशन दो, अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे. वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट H is equal to I square RT. According to Joule's law, क्या पता है? According to Joule's law of heating, H is equal to I square RT. फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? जूल्स लॉ अगर आपको स्टेट करना आता है, हीट डेवलप्ड इन a डिवाइस या कंडक्टर, इन a डिवाइस या फिर कंडक्टर इज, ऐसे करोगे आप इसको. पहला किस पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. पहले इस पे डिपेंड करती है. दूसरा किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे. डायरेक्टली करेगी ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस. तीसरा किस पे डिपेंड करती है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट एनर्जी है ना, हीट डेवलप्ड इन अ डिवाइस इस पहला क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच डिवाइस इज ऑपरेटेड. कितने टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो? जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा हीट एनर्जी यूज कर रहे हो. कम यूज करोगे तो करेंगे. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सीधे सीधे कहता है जो हीट एनर्जी डेवलप हो रही है वो सिर्फ तीन चीजों पर डिपेंड करती है. स्क्वायर ऑफ द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी. टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हो. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, एग्जाम्स में आ चुका है. इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. समझ में आई बात? तो अगर मुझे, अच्छा यहां से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कुछ, चलो ये उतार दिया. मैं कहता हूं एक पतली वायर है और एक थोड़ी मोटी वायर है, बताओ कौन सी वायर में हीट डेवलप ज्यादा होगी? ये बताओ पहले, कौन सी वायर में हीट डेवलप ज्यादा होगी? दोनों की लेंथ अगर मैं सेम रखता हूं तो आपको अगर याद हो, पहले इनका रेजिस्टेंस चेक करते हैं. देखो आई हमें नहीं पता, टी हमें नहीं पता, लेकिन मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या 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 रिलेशन था? इनवर्सली था. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम. और पतली वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा. समझ में आई बात? अब आप बता दो कौन सी वायर में से हीट एनर्जी ज्यादा होगी? तो पतली वाली वायर में से, पतली वाली वायर में जब वही करंट फ्लो करेगा उतने टाइम के लिए तो हीट एनर्जी डेवलप ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हीट इफेक्ट ज्यादा होता है. समझ में आई बात? ठीक है. अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इस तरीके से, एक ये वायर है, एक ये वायर है, ठीक है. एक वायर ए है, एक वायर बी है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है ना, थिकनेस दोनों की सेम है. तो अब मुझे बताओ इन दोनों वायर में अगर सेम करंट और सेम टाइम के लिए यूज अगर मैं करता हूं तो इन दोनों वायर में से किस वायर में हीट डेवलप ज्यादा होगी? तो इन दोनों वायर में से किसमें हीट डेवलप? तो इनका रेजिस्टेंस देख लेता हूं, क्या उसका रेजिस्टेंस देख लेता क्यों? क्या है? लेंथ है, और हमने पढ़ा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ ज्यादा था, रेजिस्टेंस ज्यादा. इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसकी लेंथ कम तो इसका रेजिस्टेंस कम. और रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, वायर ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें हीट डेवलप भी ज्यादा होगी. समझ में आई बात? यानी कि जितनी पतली वायर होगी, जितनी पतली वायर होगी उतना हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि पतली वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है. और जितनी वायर लंबी होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा. अब इस बात को मैंने आपको क्यों बताया?
एक सोचिए आप, इस बात को मैंने क्यों बताया है, अब आपको बता देते हैं क्यों। आपने देखा होगा आपके सभी के घर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल हीटर है, ये जो इस तरीके से हीटर होता है, इस तरीके से इसमें हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये टर्मिनल निकल जाते हैं इधर, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वायर डालते हैं, ऐसे ऐसे करके वायर डालते हैं। इतना तो सभी के घर में कभी ना कभी तो हीटर आया होगा, ऐसे ऐसे करके वायर डालते हैं। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, देखो जब आप इस वायर को डालते हो ना इसके अंदर यूज करने के लिए, ये वायर कुछ ज्यादा लंबे नहीं होती, कुछ इतनी इसकी लेंथ होती है, क्योंकि वो क्या होती है, कॉइल्ड शेप में होती है। ये हीटर ना बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दे रहा है, ये हीटर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दे रहा है, H=I²RT बहुत ज्यादा है इसका। क्यों ज्यादा है, आपने देखा है जो इसके अंदर वायर होती है, आपको अगर ध्यान हो, जो हीटर के अंदर वायर जो ग्लो करती है वो पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है। मानते हैं बात, बहुत थिन होती है, पतली है तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट मिलेगी ज्यादा। समझ में आएगा। दूसरी बात आपने देखा होगा इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, इस वायर की एक्चुअल लेंथ क्या होगी, अगर आप उसको खोलने जाओ ना तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वो लेंथ, तो ज्यादा लंबी लेंथ का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। इसीलिए ये आपका हीटर अच्छे से काम करता है, क्योंकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा होता है। देखो वायर का रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है टाइम, कितना टाइम यूज करोगे उतने करता है, और करंट कितना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज्यादा वो खींचेगा। और भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, इसके अंदर जो क्या यूज हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल, जो वायर है किस उस तरीके का है। तो वायर जो हमेशा आपका होगा वो किसका होता है वो आपको बता देंगे, नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है, ये एक अलग से टॉपिक आएगा, हम करते हैं अभी। तो ये बात समझ में आई कि जो हीटर के अंदर वायर होती है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है और थिकनेस बहुत कम होती है। लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा, थिकनेस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा। यही चीज आपने किसमें देखी है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो मैंने आपको बताया पहले जो बल्ब आता था इस तरीके से, ठीक है, जो पहले बल्ब हम यूज करते थे, बल्ब जो हम यूज करते थे, इसके अंदर क्या होता था, इस तरीके से, अगर आपको कभी कोई पुराना बल्ब मिले या अगर आप अभी भी बल्ब यूज कर रहे हो तो ऐसे करके वायर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट। जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है ये भी क्या होता है, बहुत थिन होता है, और क्या होता है, बहुत लंबा होता है। थिन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। और ये कौन से मेटेरियल का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इसलिए बल्ब क्या करता है, जब आप इसको जब आप इसमें करंट पास करते हो तो इतना ज्यादा ग्लो करता है कि वो लाइट एनर्जी आपको देने लगता है, और साथ के साथ क्या देता है आपको, हीट एनर्जी देता है। तो ऐसे ही जो आपने जो इमर्शन रोड होती है, जो पानी गर्म करने के हम रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो होती है ना रोड, तो भी आपने देखा होगा इस तरीके से कॉइल शेप में होती है। तो कॉइल शेप में क्यों होती है, ताकि उसकी लेंथ ज्यादा हो जाए। तो यानी कि आपको पता चला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या डिसाइड करने में, कि कितनी हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा डेवलप होगी। समझ में आई बात। तो ये आपका अभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस। तो हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। देखो आपको यहाँ पर जो मेन चीज हम याद करवाते हैं वो बताएंगे कि जो भी डिवाइस हमें किस पे काम करवाना है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करवाना है, उसका जो कहीं ना कहीं नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ना, रेजिस्टिविटी ज्यादा यानी कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो ऐसा है ना, जो आपके डिवाइसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो मैं डिवाइस आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बुक में से बताता हूँ, लखमीर सिंह मंजीत को सबसे बेस्ट बुक है बेटा पढ़ने के लिए, विदाउट टीचर। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास अभी आपको पता है आप सभी टीचर्स के पास नहीं पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ही एक अभी तरीका है आपके पास पढ़ने का,
ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आपको घर पे बेस्ट बुक अगर आपको मिल जाती है सबसे बढ़िया किसी आप जो आपका सीनियर फ्रेंड होगा, तो आप अरेंज कर लीजिएगा लक्ष्मी सिंह मंजीत को, और बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इसी में से मैं आपको बता देता हूं। तो कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में कहते हैं जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटिंग इफेक्ट करंट पे जो डिवाइसेस काम करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया जो हम चाय बनाते हैं जिसमें केटल जो बिजली से चलती है, टोस्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, रूम हीटर हो गई, वाटर हीटर हो गई, गीजर हो गई, ये सभी ना हीटिंग, इनमें जो कॉइल होता है, जो कंडक्टर होता है या जो डिवाइस होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का। यानी कि मैं कहता हूं जो आपके हीटिंग इफेक्ट वाले जो मैंने डिवाइसेस का नाम बताया, इनका जो मेन मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम। अब आप पूछोगे सर नाइक्रोम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है? सबसे पहली बात, नाइक्रोम क्या है बच्चे, एलॉय है। नाइक्रोम क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, जब हम कई 2-3 मेटल्स को या 2 मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। तो नाइक्रोम एलॉय की क्या खास बात है कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। हम कभी भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कभी भी हम एलिमेंट्स में कंडक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये बताइएगा। यानी कि जो मैंने हीटर जो आपको बना के दिया था, ये हीटर था, इसमें जो वायर होगी ना, जो अंदर वायर डालेंगे, अगर मैं कहता हूं ये कॉपर वायर का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं ये कौन सी वायर का इस्तेमाल करता हूं, कॉपर वायर का इस्तेमाल करता हूं, तो वो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं देगा, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस कम होता है। यानी कि आपको जितनी मर्जी लेंथ बढ़ा लो, जितनी मर्जी पतली वायर ले लो, वो इफेक्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कंडक्टर्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम एप्लीकेशंस करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, तो हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, एलॉयज को। अगर आपसे पूछते हैं व्हाई एलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, यानी कि जो भी एलिमेंट होता है उसमें हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, एलॉयज का। क्यों? क्योंकि एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यानी कि मतलब क्या है, इवन एट हाईएस्ट टेम्परेचर्स, even at highest temperature they do not melt। तो अगर मैं कहता हूं मैंने उस वायर को, अगर मैंने कॉपर का वायर इस्तेमाल किया है हीटर बनाने में, अंदर जो यूज किया वायर, जो एलिमेंट है उसका, अगर मैं कॉपर यूज करता हूं तो क्या होगा, मान लो मैंने बहुत ज्यादा करंट दे भी दिया, बहुत लंबी वायर है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर भी दिया, तो यहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, तो ये कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। ये कॉपर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, वो इतना टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है, लिख लो, व्हाई एलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में एलॉयज को ही क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, जो एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसके बाद इवन एट हाईएस्ट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं करेंगे। तो समझ में आया, जो टेम्परेचर है हीटिंग एलिमेंट्स का कितना जा सकता है, बहुत ज्यादा। यानी कि जो नाइक्रोम है उसका टेम्परेचर अगर आप 900 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जाओगे तो भी वो मेल्ट या बॉयल नहीं होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, यानी कि 900 डिग्री बहुत ज्यादा हो जाता है। 900 डिग्री से नीचे तक उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कॉपर को लोगे तो कॉपर आपका मेल्ट हो जाएगा, कॉपर आपको कभी हीटिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा। तो समझ में आया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में व्हाई एलॉयज आर ऑलवेज प्रेफर्ड, व्हाई ऑलवेज alloys are selected, because alloys की दो प्रॉपर्टी की वजह से, हम alloys को इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि alloys की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उनका नेचर ऐसा है, नेचर ऐसा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और ये बात करते हैं नाइक्रोम की। नाइक्रोम किसका एलॉय है, नाम में पता चल रहा है, Ni से क्या हो गया, निकल हो गया, क्रोम यानी कि क्रोमियम। तो नाइक्रोम is an
एलॉय ऑफ निकल प्लस क्रोमियम, ये क्रोमियम, ये दो एलिमेंट्स की वजह से आपको क्या मिलता है, नाइक्रोम मिलता है। तो एलॉयज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। तो ये तो हमने एक एग्जांपल बता दिया कि नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट जो आपको बता दो हीटिंग इफेक्ट में जो आप एक और चीज देखते हो अपने घरों में, वो अगर आप हेडिंग डालिए केस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपका बल्ब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। ये जो आपका नाइक्रोम कौन कौन से डिवाइस में यूज होता है वो आप एक बार लिख लीजिएगा। जो नाइक्रोम यूज होता है इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस करते हैं हम, उसका जो एलिमेंट होता है ना, जैसे कई बार हम प्रेस करते हैं वो प्रेस खराब हो जाती है, तो जो आपको इलेक्ट्रिशियन होता है वो कहता है कि इसका एलिमेंट चेंज होगा। वो जो एलिमेंट होता है ना वही उसकी जान है। एलिमेंट किस मटेरियल से बना होता है, नाइक्रोम से, ठीक है, समझ में आ गया। और कौन कौन सी चीजें, वाटर हीटर में भी नाइक्रोम का यूज होगा, रूम हीटर में भी, ओवन में भी, टोस्टर में भी, इलेक्ट्रिक केटल में भी, इलेक्ट्रिक आयरन में, और ये जितने आपको डिवाइस बताए हैं सब में जो एलिमेंट है, सब में जो डिवाइस यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्यों यूज हो रहा है आपको बता दिया, नाइक्रोम इज एन एलॉय। और एलॉय को प्रेफर क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग टू प्रॉपर्टीज। वो कौन कौन सी हैं, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी और ड्यू टू इट्स, क्या था दूसरा पॉइंट, क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या यूज होगा, एक ऐसा एलिमेंट यूज होगा जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होएगा। आपको बताया था, जैसे मैं कहता हूं ये बल्ब अगर मैंने बना दिया इस तरीके से, बल्ब बना दिया है, जैसा भी है बल्ब बना दिया, तो आपको बताया था इसके अंदर इस तरीके से ऐसे कुछ होता है। इस चीज को हम बोलते क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं बेटा फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। हम इसमें इतना करंट देते हैं कि ग्लो करता है। क्या करता है बेटा, ये फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है, और ग्लो करते ही हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी। क्या मिलती है, लाइट, ठीक है। लेकिन जब इतना ग्लो करता है तो यहाँ पर और क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, बहुत ज्यादा, यानी कि हमें यहाँ पर हीट एनर्जी चाहिए। ऐसे वो वेस्ट हो रही है, इसलिए चाहिए ताकि वो क्या करे, ग्लो करे, और हमें कौन सी एनर्जी मिले, लाइट एनर्जी। अब बात करते हैं इस फिलामेंट की। ये जो आपके पास वायर होता है कौन से मटेरियल का बना होता है, ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। जो कि एक एलॉय है, एक टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी है इसकी, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो बुक में दे रखा है वो है 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि इतना टेम्परेचर भी अटेन हो जाएगा तो भी ये मेल्ट नहीं होगा, यानी कि इस टेम्परेचर के बाद ही ये मेल्ट होना शुरू होगा। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन इस्तेमाल हो रहा है, टंगस्टन। कौन इस्तेमाल हो रहा है, टंगस्टन। क्यों, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका टंगस्टन है। एक आपको बात एक्स्ट्रा बता देता हूं, जो बल्ब के अंदर कभी भी खाली हवा नहीं होती, या तो वो कौन सी होगी, आर्गन गैस होगी। कौन सी गैस होगी, आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, आर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, बिकॉज ये इनर्ट गैसेस होती हैं, वो आपको आगे बताएंगे। नॉन रिएक्टिव गैस होती हैं, ये गैसेस रिएक्ट नहीं करती। समझ में आई बात। तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, आर्गन या फिर नाइट्रोजन। अगर अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और वो जल्दी से बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। जो थर्ड यहां पर हम अलग से चीज पढ़ेंगे, जैसे पहला हमने कई सारे डिवाइसेस पढ़े, दूसरा बल्ब पढ़ा, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है, मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक फ्यूज हम पढ़ेंगे, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, कहता है जब एक हीटर ग्लो करता है, जो हीटर होता है ना ये वाला, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधी भाषा में पूछता हूं, ये हीटर है, इसके अंदर वायर है, पहले बताओ कौन सी
मटेरियल की होती है, नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम क्या है बच्चे? एलॉय है। कहते हैं ये जो आपने हीटर यूज करा है, ठीक है, एक सेकंड जगह बना देते हैं थोड़ी। ये मान लो आपने एक हीटर यूज करा है, बहुत सारी लंबी वायर है, बहुत पतली वायर है, टंगस्टन की बढ़िया नाइक्रोम की बढ़िया वायर है, और ये हीटर को आपने इस तरीके से क्या करा है, इस तरीके से ये आपका प्लग है, यहाँ पर आपने इसको लगा दिया, ठीक है, सर्किट को क्या कर दिया, ऑन। यानी कि सिंपली एक हीटर को अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो कहता है ये वाली कोड होती है कनेक्टिंग कोड। कौन सी है ये? कनेक्टिंग कोड। सिंपल वायर किसकी बनी होती है? कॉपर वायर होती है ना, कनेक्टिंग कोड कॉपर की होती है। अंदर वाली वायर हीटिंग एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं, किसका बना है ये? नाइक्रोम का। तो क्वेश्चन ये करता है कि जब आप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस हीटर को ऑपरेट करते हो तो जो ये वाली वायर है, नाइक्रोम वाली वायर है, ये क्या करती है? ग्लो करती है। तो ये कनेक्टिंग कोड ग्लो क्यों नहीं करती? क्वेश्चन आपका ये है। यानी कि उसमें आप देखोगे जब इसको ऑन करोगे, देखा होगा हीटर आपने धीरे धीरे ग्लो करता है, एक ब्राइटनेस उसमें आ जाती है, जलना शुरू हो जाता है वो, लेकिन ये वाली ग्लो क्यों नहीं करती? ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो इसका आंसर क्या दोगे? जो एलिमेंट अंदर इस्तेमाल किया गया है वो क्या होता है बच्चे? नाइक्रोम होता है, और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और वो किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, जिससे वो क्या करता है? ग्लो करता है। लेकिन कनेक्टिंग कोड हमारी किसकी बनी होती है? कनेक्टिंग कोड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर, जिसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता, तो उसमें हीट डेवलप ज्यादा नहीं होती। हीट डेवलप ज्यादा नहीं होती तो वो ग्लो नहीं करती। तो इसको आप अपने तरीके से लिख सकते हो। तो यानी कि चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका है, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, फोन नंबर आपको पता ही है। और ये कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ से, और प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है भाई, इस चैप्टर को आज हम खत्म कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की वो ये है, ये जो लास्ट के देखो सीबीएसई बोर्ड पिछले 3 साल से ही हमारे, क्योंकि वो एक बार दोबारा से नॉन बोर्ड हो गया था, तो सिर्फ 3 साल के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको आज नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। जो यानी कि नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, जो लास्ट 3 ईयर्स सीबीएसई साइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।